हमें घूरना बंद कीजिए। हमें पसंद नहीं कि कोई हमें घूर कर देखें। कुंवर आदित्य प्रताप ने शंखिता से कहा। सभी मैनेजर्स शंखिता की तरफ देखते हुए मुस्कुराए और फिर एकदम से सीरियस हो गए। वे जानते थे कि अगर वे मुस्कुराते हैं तो फिर उन्हें कुंवर आदित्य प्रताप के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। अब आप सब लोग जा सकते हैं। और हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर प्लीज आप और मिस राव आप दोनों रुकिए। सीनियर मैनेजर ने बेबसी से शंखिता की तरफ देखा और ऐसा जाहिर किया जैसे वे कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर अकाउंट्स मैनेजर के साथ बाहर निकल गए। कुंवर नयन ने शंखिता को दिवाली में साथ रहने का वादा किया और वे तुरंत मुंबई के लिए निकल गए। उनका इरादा दिवाली के दिन वापस आने का था, इसलिए वे चले गए। वहां जाकर वे अपने मां नारायणी से इस बारे में बातें करना चाहते थे। मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ, नारायणी का मैसेज उन्हें मिला कि वे एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रही है। कुंवर नयन मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनकी मॉम नारायणी शंखिता के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, इस वजह से खुद ही एयरपोर्ट उन्हें लेने आ गई है। कुंवर नयन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने नारायणी को बाहर खड़े देख लिया और उन्हें हाथ हिलाते हुए उनके पास पहुंच गए। उन्होंने झुककर उनके पांव छू लिए। नारायणी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। बाहर निकलकर दोनों अपनी कार में बैठे। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। अब बोलिए, नारायणी ने कहा। यहां नहीं, कुंवर नयन ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया। नारायणी चुप होकर बैठ गई और कार विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। डियाना रिजॉर्ट पहुंचते ही कुंवर नयन ने नारायणी को शंखिता और अपने बीच की सारी बातें बता दी, जिसे नारायणी बड़े चाव से सुनती रही और बीच बीच में पूछती रही। उसके चेहरे पर बड़े प्यारे प्यारे से भाव आ रहे थे शंखिता के बारे में सुनकर। कुंवर नयन ने बहुत सारी तस्वीरें खींची हुई थी मोबाइल में अपनी, शंखिता और उसकी मॉम की, जिसे वे नारायणी को दिखाते रहे और बताते रहे। छोटे कुंवर, हम उन्हें अपने पास कैसे लाएंगे, उनसे कैसे कहेंगे कि वह हमारी बेटी है, क्या आपने कुछ सोचा है? मॉम, हमारे पास कोई एविडेंस ही तो नहीं है कि वह हमारी ही बेटी और बहन है, सिवाय चेहरे मिलने के और पुरोहित जी के बताने के अलावा। उस लड़की से कैसे पूछे? हालांकि वो खुद एक खोई हुई बच्ची है, मंदिर में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर उसकी मां को देखकर नहीं लगता कि वे अपनी बेटी हमें सौंप देंगी इतनी आसानी से। कुंवर नयन ने कहा। अरे तो डीएनए किस मर्ज की दवा है? हम उनका और अपना डीएनए टेस्ट करवाएंगे और अगर वो हमारी बच्ची निकली तो उन्हें उनका मुंह मंगा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने साल तक हमारी बच्ची को आखिर पाल पोस कर बड़ा किया है। नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहा। ओह, हमने तो यह सोचा ही नहीं था। आप सही कह रही हैं। फिर तो हम चुपके से उनके बाल ले लेंगे, कुंवर नयन ने बड़ी खुशी खुशी आवाज में कहा। हम? नारायणी में ने भी खुश होकर हुंकार भरी। मॉम, हमें दिवाली में उनके पास जाना है। उन्होंने हमसे वादा लिया है कि हम उनसे भाई दूज पर टीका लगाएंगे। हमने भी सोचा चलो हम दिवाली उनके साथ मना लेते हैं, इसीलिए दिवाली वाले दिन सुबह ही हम फ्लाइट पकड़कर इंदौर चले जाएंगे। जाना तो हम भी चाहते हैं, मगर आपके डैड आ गए हैं, उनसे क्या कहेंगे हम? नारायणी ने चिंतित होकर कहा। आप बाद में चली जाइएगा, जब डैड दोबारा बिजनेस टूर पर चले जाएंगे। समीशा और बच्चे क्या आपके बिना रह जाएंगे? नारायणी ने पूछा। आप हैं न मौन, यहां पर आप संभाल लीजिएगा।
अगर हमने उनसे वादा ना किया होता तो हम नहीं जाते। वैसे भी उनके दोनों भाई घर पर नहीं है, अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर है और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिली है। दूसरी बात, हम भी थोड़ा सा सेल्फिश हो गए कि उनके हाथ का टीका लगवा ले। कुंवर नयन की आंखें नम हो गई थी यह कहते हुए। नारायणी भी इस बात को महसूस कर सकती थी, इसलिए वह चुप रह गई। मॉम, यह प्रसाद लीजिए, आपके लिए है। इतना कहकर कुंवर नयन ने अपना बैग खोलकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा का प्रसाद निकाला और उन्हें पकड़ा दिया। नारायण जी ने प्रसाद लेकर अपने माथे से लगा लिया। सिर्फ 5 दिन में ही शंखिता ने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स का काम भी समझ लिया था। इस समय फ्लोर पर 4 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे थे और सभी प्रोग्रेस पर थे। शंखिता को एक प्रोजेक्ट पकड़ा दिया गया। उसको फील्ड में भी जाना पड़ता था और लैपटॉप में सारी जानकारी फीड करके कुंवर आदित्य प्रताप को मेल करना पड़ता था। उसका काम बढ़ गया था। फिलहाल बीच में दोनों की मुलाकात सिर्फ सुबह के समय होती थी या फिर शाम को जब रिपोर्टिंग करनी होती थी। शंखिता कुंवर आदित्य प्रताप की तरफ देखे बिना सारी रिपोर्टिंग पेश कर देती थी और बीच बीच में समझाती भी जाती थी। आज दिवाली है और शंखिता ऑफिस में आई है। अचानक उसके मोबाइल में मैसेज आया कि कुंवर नयन एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और वे इंदौर में ही होटल में ठहरेंगे। लंच के बाद उससे मिलने आएंगे। शंखिता ने तुरंत फोन कर दिया। कुंवर नयन के फोन उठाने पर बोली, भैया हम तो अभी ऑफिस में हैं। 3 बजे फ्री हो जाएंगे, फिर आपको लेने आपके होटल आ जाएंगे। आप हमें होटल का नाम और एड्रेस भेज दीजिए। अरे क्या आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है? कुंवर नयन ने पूछा। जी भैया, वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, कुंवर नयन ने कहा और फिर उन्होंने होटल का नाम बताकर फोन काट दिया। लंच का समय हो गया था, मगर शंखिता के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह लंच करने जा सके। इन दिनों कुंवर अंशुल प्रताप भी उनके पास नहीं आ पाते थे, क्योंकि शंखिता जब तक ऑफिस में रहती तब तक कुंवर आदित्य प्रताप की नजरों के सामने रहती थी। उसका केबिन कुंवर आदित्य प्रताप के ऑफिस के बिल्कुल सामने था और सभी केबिन में आर पार शीशे लगे हुए थे और पर्दे लगाना भी मना था। पर्दे सिर्फ कुंवर आदित्य प्रताप के ऑफिस में ही लगे हुए थे और वह भी जालीदार पर्दे थे और उनके कांच की दीवारें भी इस तरह की थी कि जिनसे कुंवर आदित्य प्रताप अंदर से सब कुछ देख सकते थे, मगर बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता था। शंखिता ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और करीब 2:30 बजे जाने के लिए निकली तो कुंवर आदित्य प्रताप उसके केबिन में आ गए। क्या आप जा रही हैं? आपको जो टास्क दिया था क्या वह खत्म हो गया है? कुंवर आदित्य प्रताप ने पूछा। यस सर, आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क एंड सेंट ऑल डिटेल्स थ्रू मेल टू यू। शंखिता ने उनको देखे बिना कहा और दरवाजे से बाहर जाने लगी। हमारी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करती हैं आप? हम देख रहे हैं आपका रवैया हमारे प्रति यानी अपने सीईओ के प्रति सही नहीं है। आदित्य प्रताप बड़े ही गंभीर और कड़े शब्दों में बोले। सर, जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो आप हमें कहते हैं कि हम आपको घूर कर नहीं देखें, जबकि हम आपको घूर नहीं रहे होते हैं। शंखिता ने कहा, आप हमारे केबिन में आ जाइए। एक एक कप कॉफी पिएंगे और नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में कुछ बातें करेंगे। सर, हमारे ब्रदर आए हैं मुंबई से। उनको लेने होटल में जाना है और घर ले जाना है उनको। शंखिता ने नजरें झुकाए हुए ही कहा, ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। इतना कहकर वे जाने लगे। सर, हमने 3 दिन की लीव एप्लीकेशन दी है
और सैंक्शन भी हो गया है। हमें अपने भाई के साथ रहना है। लीव कैंसल्ड, कुंवर आदित्य प्रताप ने कहा और वे वहां से चले गए। शंखिता को बड़ी जोर से गुस्सा आया। उसने अपनी कैबिनेट में बड़ी जोर से लात मारी और बाहर निकल गई। पीछे से एक जोरदार आवाज सुनकर कुंवर आदित्य प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया सिवा जाती हुई शंखिता की पीठ के। पर फिर भी इतना तो समझ गए कि शंखिता ने ही जरूर किसी चीज पर हिट किया है, गुस्से में जिससे ये आवाज आई है। वे मुस्कुराए और अपने की केबिन की तरफ बढ़ गए। चिंगारी है ये लड़की, कभी भी भड़क जाती है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने ऑफिस का डोर खोलकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए और उसके बारे में ही सोचने लगे। शंखिता ऑफिस से निकली और पार्किंग में अपनी बाइक के पास आई और उसे स्टार्ट करके जाने लगी। तभी कहीं से भागते हुए कुंवर अंशुल प्रताप आए और उछलकर उसके बाइक में बैठ गए। शंखिता डिसबैलेंस हो गई थी कुंवर अंशुल प्रताप के इस हरकत से। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक संभाली और बाइक रोककर उसने बड़ी बुरी तरह से कुंवर अंशुल प्रताप को डांट दिया। कुमार अंशुल प्रताप चुपचाप से बाइक से उतरे और दोनों हाथों से अपने कान पकड़ उसके सामने खड़े हो गए और मासूम सा चेहरा बनाकर बोले, सॉरी, गलती हो गई। शंखिता ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, क्या बात है, बोलिए। उनका चेहरा देखकर उसे भी दया आ गई। वह काफी दिनों से आपके साथ लंच नहीं कर पाए थे, इसलिए सोचा आज आपके पास टाइम है तो कॉफी पी लेते हैं। और आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे भाई साहब मुंबई से आए हैं और होटल में ठहरे हैं। हम उन्हें वहां से लेकर अपने घर जा रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ कॉफी पी लेते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कुंवर अंशुल प्रताप ने कहा, क्या आपको हमारे भाई से डर नहीं लगता है? अगर उन्होंने आपको पीट दिया तो? शंखिता ने पूछा। हम आपके साथ कॉफी पीने जा रहे हैं, कोई गलत काम कहने और करने नहीं जा रहे हैं। आप तो हमें डरा रही हैं। कुंवर अंशुल प्रताप ने कहा, ठीक है, बैठिए बाइक में आराम से। जब हम 3 लोग हैं तो कार से चलते हैं ना, क्योंकि वापसी में तो आप अपने भाई साहब को बाइक में बिठाकर अपने घर चली जाएंगी और हम पैदल पैदल। कुंवर अंशुल प्रताप ने कहा, ठीक है, कैब बुलाइए। शंखिता ने कुछ देर सोचा और कहा, कैब? मगर हम तो अपनी। इतना कहते ही कुंवर अंशुल प्रताप को ध्यान आ गया कि वे तो शंखिता के सामने एक मामूली एम्प्लॉय है, मालिक नहीं। उन्होंने अपनी कार का आइडिया कैंसिल करके तुरंत मोबाइल फोन निकाला और कैब बुक कर लिया। शंखिता ने अपनी बाइक वही साइड में खड़ी कर दी थी। दोनों पार्किंग से निकलकर मेन गेट के पास आ गए थे। कुछ ही देर में कैब आ गई और दोनों उसमें बैठकर कुंवर नयन से मिलने होटल चले गए। कुंवर आदित्य प्रताप पार्किंग के दूसरे छोर पर अपनी कार के पास खड़े इन दोनों को देख रहे थे। कुमार अंशुल प्रताप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लगता है इनकी क्लास लेनी पड़ेगी। कुंवर आदित्य प्रताप खुद से ही बड़बड़ाने लगे और अपनी कार में बैठकर ड्राइवर को चलने का आदेश दिया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। होटल के पोर्च पर जाकर कैब रुकी तो दोनों उसमें से उतरे और शंखिता ने कुंवर नयन को फोन कर दिया कि वे नीचे आ जाएं। कुछ ही देर में कुंवर नयन अपने दोनों हाथों में काफी सारे शॉपर बैग्स लेकर नीचे आ गए। शंखिता को सामने देखकर शॉपर बैग्स से भरे अपने दोनों हाथों से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे पर चूमकर बोले, हैप्पी दिवाली प्रिंसेस। सेम टू यू भैया। इतना कहकर शंखिता ने भी कुंवर नयन को अपनी बाहों में ले लिया। भैया, इनसे मिलिए, यह हमारे कलीग है। क्या नाम है आपका?
शंखिता कुंवर अंशुल प्रताप की तरफ मुड़ी और उनका नाम पूछा। यह लो, आपको हमारा नाम ही नहीं मालूम है। कुंवर अंशुल प्रताप हल्की सी नाराजगी से बोले और फिर कुंवर नयन की तरफ बढ़े और कहा, माई सेल्फ कुंवर अंशुल प्रताप सिंह फ्रॉम स्वर्णगढ़ी। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। माई सेल्फ कुंवर नयन समर वीर प्रताप सिंह राणा, बाई प्रोफेशन होटेलियर फ्रॉम मुंबई। कुंवर नयन ने हाथ आगे बढ़ाकर उनका हाथ थाम लिया और बड़ी गर्मजोशी से हाथ हिलाते हुए बोले, ओ माय गॉड, कितने लंबे लंबे नाम हैं आपके। शंखिता हैरानी से बोली। दोनों मुस्कुराए। भैया कॉफी पीनी है? शंखिता ने कुंवर नयन से कहा। हाँ हाँ आइए, होटल के रेस्टोरेंट में चलते हैं। इस तरफ से आइए, यह कहते हुए कुंवर नयन आगे आगे चलने लगे। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद एक लॉन आया, उसे क्रॉस करने के बाद रेस्टोरेंट नजर आ गया। तीनों अंदर जाकर एक सोफे पर आमने सामने बैठ गए। कुंवर नयन और कुंवर अंशुल प्रताप आपस में जब बातें करने लगे तो शंखिता बड़ी हैरानी से दोनों को देखने लगी। दोनों की बड़ी बड़ी बातें उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था। पता नहीं कहां से एक दूसरे की रिश्तेदारी निकाल रहे थे। कभी जयपुर के रॉयल फैमिली की बातें करते हैं तो कभी जोधपुर के रॉयल फैमिली की बात करते हैं, कभी नेपाल के रॉयल फैमिली की बात करते हैं तो कभी कश्मीर के राजाओं की बात करते हैं। शंखिता को शक होने लगा कि कहीं कुंवर अंशुल प्रताप भी रॉयल फैमिली से तो नहीं है। वह घूर घूर कर दोनों को देख रही थी। कुंवर अंशुल प्रताप को तो कुछ ज्यादा ही घूर रही थी। हमारे सीईओ का नाम कुंवर आदित्य प्रताप सिंह और इनका नाम कुंवर अंशुल प्रताप सिंह फ्रॉम स्वर्णगढ़ी। सीईओ भी तो स्वर्णगढ़ी रियासत से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दोनों भाई भाई हो? अचानक शंखिता के दिमाग में आया, कुंवर अंशुल प्रताप सिंह फ्रॉम स्वर्णगढ़ी। अचानक शंखिता बीच में बोल पड़ी। दोनों कुंवर अचानक शंखिता के इस तरह पुकारने से चौंक पड़े और दोनों ने शंखिता की तरफ देखा। आप कौन हैं? शंखिता ने कुंवर अंशुल प्रताप से पूछा। क्या मतलब है आपका? आप जानती तो है हमें, हम आपके साथ काम करते हैं। कुंवर अंशुल प्रताप ने हिचकिचाते हुए कहा। साफ साफ कहिए आप कौन हैं और कुंवर आदित्य प्रताप से आपका क्या संबंध है? शंखिता कड़े शब्दों में पूछती हुई उन्हें घूरे जा रही थी। कोई नहीं, कोई नहीं है, वे हमारे। कुंवर अंशुल प्रताप शंखिता के कड़े शब्दों को सुनकर हड़बड़ा गए और बोले, झूठ मत बोलिए। इतना कहकर शंखिता उठ खड़ी हुई और उसने झपटकर कुंवर अंशुल प्रताप का गिरेबान पकड़ लिया। सच कह रहे हैं या झूठ? बताइए कुंवर आदित्य प्रताप सिंह आपके क्या लगते हैं? शंखिता वैसे ही उनका गिरेबान पकड़कर बोली। अरे प्रिंसेस, छोड़िए उन्हें। कुंवर नयन ने शंखिता का हाथ पकड़ना चाहा मगर शंखिता ने उनका हाथ झटक दिया। सच बोल रहे हैं या नहीं? दे दो चार झापड़, आपको सब याद आ जाएगा कि आप कौन है। शंखिता बड़ी जोर से चिल्लाई और बुरी तरह से कुंवर अंशुल प्रताप को झंझोड़ दिया। वे हमारे बड़े भाई हैं, मतलब ताऊ जी के पुत्र है, कजिन है। कुंवर अंशुल प्रताप के मुंह से निकला। वे सच में डर गए थे। तो शुरू में झूठ क्यों बोला आपने हमें? इतना कहकर शंखिता ने उन्हें धक्का देकर उनका गिरेबान छोड़ दिया। वे पीछे को कुर्सी समेत गिरने वाले थे मगर कुंवर नयन ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाइए।
शंखिता ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, काम डाउन प्रिंसेस, प्लीज काम डाउन। कुंवर नयन ने शंखिता की ओर देखते हुए प्यार से कहा, खड़ूस सीईओ का झूठ बोलने वाला भाई। दोनों ही एक जैसे हैं। एक का गुस्सा नाक में बैठा रहता है तो दूसरा झूठ बोलकर अपना गुजारा करता है। अरे प्रिंसेस प्लीज काम डाउन, उनकी बात तो सुन लीजिए। कुंवर नयन शंखिता को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कुमार अंशुल प्रताप चुपचाप से उठे और जाने लगे, तभी कुंवर नयन ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रुकते हुए बोले, कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए, कॉफी पीकर जाइएगा। नहीं, अब नहीं। कुंवर अंशुल प्रताप ने नजरें झुकाकर कहा, अरे नहीं यार, अब आप हमारे दोस्त बन चुके हैं, बैठिए, हम आपको कॉफी पिए बिना जाने नहीं देंगे और जब तक हम यहाँ हैं आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह। ऐसा कहकर कुंवर नयन ने जबरदस्ती कुंवर अंशुल को चेयर पर दोबारा बैठा दिया। उधर शंखिता दूसरे चेयर पर मुंह फैलाए बैठी हुई थी। अरे हमारी प्रिंसेस से माफी मांग लीजिए ना, वे दिल की बहुत अच्छी है, आपको माफ कर देंगी। क्यों प्रिंसेस, सही बोले ना हम? कुंवर नयन ने बारी बारी से कुंवर अंशुल प्रताप और शंखिता दोनों की तरफ देखते हुए कहा और कुंवर अंशुल प्रताप की तरफ देखकर धीरे से आंख मार दी। हमें माफ कर दीजिए प्रिंसेस, हम आपके साथ झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि आपने हमें वहां का एक एम्प्लॉय समझकर हमारे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी। हमने तो सिर्फ उसको मजाक में ले लिया था। आप हमें अच्छी लगी थी और हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते थे। अगर आपको पता चलता कि हम सीईओ के कजिन हैं तो आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी थी, क्योंकि आप तो सीईओ से वैसे ही चिढ़ती थी। बस इतनी सी बात है आपसे झूठ कहने के लिए। वैसे भी हम यहाँ ज्यादा दिन के लिए थोड़ी रहने आए हैं, जैसे ही काम कम होगा हम चले जाएंगे और हम आपसे अच्छी दोस्ती वाले रिलेशन बनाकर जाना चाहते थे। हमारा कोई गलत मकसद नहीं था इस दोस्ती का, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वह क्या है ना कि हम घर में सबसे छोटे हैं, इसीलिए हम थोड़े से नोटी नोटी भी हैं। इतना कहकर कुंवर अंशुल प्रताप ने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया और दोनों हाथ से कान पकड़कर शंखिता की तरफ देखने लगे। कुंवर नयन प्रताप तो हंसने में लगे थे कुंवर अंशुल प्रताप की हरकतों को देखकर। उधर शंखिता कुछ देर घूर कर उनको देखती रही, फिर बोली, ओके कॉफी पियो और भागो जल्दी यहाँ से। पहले ये बताइए आप ने हमें माफ किया या नहीं? कुंवर अंशुल प्रताप बोले, माफ कर दिया। शंखिता आंखें नचाती हुई एटीट्यूड से बोली, फ्रेंड्स। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टेबल पर रख दिया। शंखिता चुपचाप देखती रही। तब कुंवर नयन ने उसका हाथ पकड़ा और कुंवर अंशुल के हाथ में रख दिया और दोनों के हाथ पकड़कर हिला दिया। फिर बोले, ना फ्रेंड्स, नो फाइट। शंखिता और कुंवर अंशुल प्रताप मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। फिर से कुंवर अंशुल प्रताप ने माफी मांगी। इस बार शंखिता खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस अब हो गया, कर दिया माफ आपको, बार बार ड्रामा क्रिएट मत करिए। शंखिता बोली। वेटर कॉफी और कटलेट्स ले आया था। तीनों मिलकर बातें करते हुए कॉफी एंजॉय करने लगे। कॉफी पीने के बाद तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। कैब को फोन करके बुलाया लिया था। कैब बाहर खड़ी थी। तीनों कैब में बैठे और कैब चल पड़ी। कुंवर अंशुल प्रताप को ऑफिस में छोड़ते हुए कुमार नयन और शंखिता उसी कैब में बैठकर आगे अपने घर की तरफ चल पड़े। श्रीमती राव उन दोनों का बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। उन दोनों को कैब से उतरते देखकर वे गेट पर आ गई।
कुंवर नयन अपने दोनों हाथों में ढेर सारे गिफ्ट के बॉक्स और शॉपर बैग्स लिए कार से उतरे। बाकी बचे हुए गिफ्ट बॉक्स ड्राइवर उठाकर पीछे पीछे अंदर आ गया। सोफे पर सारा सामान रखकर कुंवर नयन ने श्रीमती राव के पांव छुए। श्रीमती राव ने कुंवर नयन को कंधों से उठाया और आशीर्वाद देते हुए बोली, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंवर साहब, आप हमारे घर आए। कुंवर नयन मुस्कुराए और बोले, प्यारी सी बहना, और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपनी बहना के साथ दिवाली मनाना चाहते थे और इनके हाथ से भाई दूज का टीका भी लगवाना चाहते थे, इसीलिए हम आपके साथ दिवाली मनाने आ गए। शायद आपको पता नहीं, हमारी परिवार में भाई दूज के त्योहार का बहुत महत्व है। ये त्योहार भाई बहन के प्यार, आदर और एक दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का त्योहार है। श्रीमती राव मुस्कुराई और उन्हें बैठने के लिए कहकर खुद किचन में चली गई और पानी का गिलास लेकर आ गई। उन्हें पानी का गिलास देते हुए पूछा, अच्छा बताएं, आप कॉफी लेंगे या चाय? माफ कीजिएगा, अभी हम कॉफी पीकर ही आए हैं, आप औपचारिकताएं रहने दीजिए। आप हमें यह बताइए कि हमें क्या काम करना है, क्योंकि हमें पता है आपको बहुत सारा काम करना है, जैसे दिए जलाने की तैयारी करनी है, मोमबत्तियां जलाने हैं। इनके अलावा कोई और भी काम हो तो बता दें, हम दोनों भाई बहन मिलकर कर लेंगे। कुंवर नयन ने कहा, अच्छा तो फिर पहले मुंह मीठा कर लीजिएगा, उसके बाद शंखिता आपको बता देगी क्या क्या करना है। दोनों मिलकर करते रहिएगा। इतना कहकर वे दोबारा किचन में गई और प्लेटों में मिठाइयां और नमकीन लेकर आई, उनके सामने रख दिया। कुंवर नयन ने एक पीस मिठाई का निकालकर श्रीमती राव के मुंह में डाल दिया और दूसरा पीस शंखिता के मुंह में डाल दिया, फिर खुद खाने लगे। श्रीमती राव को कुंवर नयन का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगा। यह थोड़े बहुत दिवाली के गिफ्ट है आप दोनों के लिए। इतना कहकर कुंवर नयन ने गिफ्ट बॉक्स और शॉपर बैग्स की तरफ इशारा किया। थैंक यू बेटा, मगर इतना ज्यादा लाने की क्या जरूरत थी? श्रीमती राव ने उस तरफ देखते हुए कहा, अरे हम पहली बार अपनी बहन और आंटी से मिलने उनके घर आए हैं, इतना तो बनता है। ये तो कुछ भी नहीं है। हम आपको कल मॉल लेकर जाएंगे और आप दोनों की पसंद का कुछ और गिफ्ट खरीदेंगे। कुंवर नयन ने हंसते हुए कहा। शंखिता खुश होकर मिठाई खा रही थी और साथ में गिफ्ट बॉक्स और शॉपर बैग्स खोल खोल कर देख भी रही थी। सब कुछ एकदम महंगा महंगा, बहुत बढ़िया, एक से एक खूबसूरत ब्रांड्स की ड्रेसेस और साड़ी खरीदी थी कुंवर नयन ने नारायणी के साथ मिलकर। नारायणी भी बहुत खुश हुई थी। वह तो एक बार आकर शंखिता से मिलना भी चाहती थी, मगर कुंवर समर और कुंवर नमन भी अपने बिजनेस टूर से वापस आ गए थे। अपने बंगले पर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाना भी जरूरी था। अंधेरा हो गया था। दोनों भाई बहन यानी कुंवर नयन और शंखिता हर्षोल्लास के साथ मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां जला रहे थे। श्रीमती राव ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर बिजली की लड़ियां दिन में ही लगवा ली थी, जिससे इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा था। ढेर सारे पटाखे, फुलझड़ियां, पैराशूट, आकाशवाणी, तरह तरह के बम इत्यादि लिए तीनों छत पर आ गए थे और वहीं पर इन सब को एंजॉय कर रहे थे। कुंवर नयन ने बहुत सारे पटाखे, फुलझड़ियां और बम आदि खरीद लिए थे। लक्ष्मी पूजन के समय पंडित जी आए तो श्रीमती राव नीचे आ गई, तो कुंवर नयन और शंखिता भी दोनों पूजा के लिए नीचे आ गए। शंखिता ने ड्राइंग रूम में ही लक्ष्मी पूजन का इंतजाम कर रखा था। बहुत अच्छे से मां की चौकी सजाई हुई थी। पंडित जी ने विधिवत पूजा शुरू की। कुछ ही देर में पूजा खत्म हुई और आरती की गई।
पंडित जी ने पूजा के पश्चात सबको चरणामृत और प्रसाद वितरण किया और चले गए। शंखिता और कुंवर नयन पड़ोसियों को देने के लिए बड़ी बड़ी प्लेटों में प्रसाद, मिठाइयां और गिफ्ट्स रखने लगे, जिन्हें श्रीमती राव जाजा के पड़ोसियों के घर देकर आ गईं। सब काम निबटने के बाद सबने मिलकर डिनर किया। श्रीमती राव ने शंखिता की पसंद की डिशेस और मिठाइयां बनाई हुई थी। कुंवर नयन यह सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वह मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की बीच की दिवाली की तुलना कर रहे थे। जहां मध्यम वर्ग में महिलाएं खुद अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए मिठाइयां और स्वादिष्ट पकवान बनाती है, वहीं उच्च वर्ग के अमीरों में तो बाजार से गिफ्ट पैक और होटल से खाना आ जाता है। सभी महंगी महंगी साड़ियां, गाउन्स और ज्वेलरी पहने हुए एक दूसरे को गिफ्ट देते वक्त भी उनका ध्यान ड्रेसेस और जेवर पर रहता है कि किसका कितना सुंदर, कितना महंगा और किस ब्रांड का है। इसी की बातें करते हैं, कहां से लिया, इंक्वायरी करते हैं। सब कुछ में जैसे बनावटीपन नजर आता है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।